गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 ऑन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, राइट। लास्ट 2 लेक्चर्स से हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो आज भी हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया था, तो आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखते हैं। अ हॉट प्लेट ऑफ एन electric oven connected to 220 volt line has two resistances coils A and B, each of 24 ohm, right, which may be। अब उन्होंने 3 केसेस दिए हैं। फर्स्ट केस क्या बोला है, which may be used separately। सेकेंड केस में वो बोल रहे हैं कि सीरीज और पैरेलल, मतलब एक सीरीज कनेक्शन हो गया, सीरीज में करेंगे, और थर्ड क्या हो गया, पैरेलल में कर सकते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं हमें क्वेश्चन के एंड में, व्हाट आर द करंट्स इन 3 केसेस, मतलब हमें तीनों केसेस के लिए क्या पता करना है, करंट पता करना है, राइट। तो देखो क्वेश्चन को एक और बार समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन। क्या है, एक इलेक्ट्रिक ओवन है, उसकी एक हॉट प्लेट है जो कनेक्टेड है 220 वोल्ट से। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या दिया है, V की वैल्यू दी है, वो कितनी है, 220 वोल्ट है। हैज 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स A एंड B, ईच ऑफ 24 ओम, मतलब यहाँ पे लेट सपोज RA कितना है, 24। हमने वो कॉइल का नाम क्या ले लिया है, RA, क्योंकि एक कॉइल दी थी, तो उसके थ्रू रेजिस्टेंस भी हमने RA कंसीडर कर लिया है। तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम ही है, तो RA और RB क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ओके। तो अब हमसे बोला गया है कि करंट फाइंड करो, बट तीनों केसेस में, जब वो दोनों सेपरेटली यूज हो, जब वो सीरीज में यूज हो एंड जब वो पैरेलल में यूज हो। तो देखो अगर हम सेपरेटली यूज करते तो हम कोई भी एक के लिए करंट कैलकुलेट कर लेंगे, एक तो RA के लिए कैलकुलेट करेंगे या फिर RB के लिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो एक का आंसर आएगा वो दूसरे का हो ही जाएगा, क्योंकि वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम ही है दोनों का, तो करंट भी सेम ही आएगा। तो हमें ओम्स लॉ से क्या पता है, ओम्स लॉ क्या बोलता है हमें, V = IR होता है। तो अगर हमें I निकालना है तो क्या हो जाएगा, वो V/R हो जाएगा। तो जब वो सेपरेटली यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, I = 220/24, राइट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 9.16 एम्पियर, ओके। अब हमें क्या बोला गया है, सीरीज या फिर पैरेलल। तो देखो सीरीज में हमें पता है, सीरीज जब कनेक्शन होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, दोनों का सिंपली एडिशन करके। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 24 ओम प्लस 24 ओम। तो अब हमारा नया रेजिस्टेंस कितना हो गया है, 48 ओम। तो फिर से हम I = V/RS कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 220 डिवाइडेड बाय 48। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.58 एम्पियर। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख दिया है, आप जब सॉल्व करोगे आपका आंसर भी यही सेम आएगा। सिंपल मैथ्स यूज करना है आपको यहाँ पे। थर्ड है, जब वो पैरेलल में कनेक्टेड है। थर्ड में क्या बोल रहा है, जब वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, 1/RP = 1/RA प्लस 1/RB, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये 1/24 प्लस 1/24, मतलब 2/24। ये 1 एंड 2, मतलब हमारा RP क्या आया है यहाँ पे, 12 ओम आया। तो फिर से हम करंट कैलकुलेट कर लेंगे, V/RP। तो V क्या है हमारा, 220, और यहाँ पे RP क्या है, 12। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 18.33 एम्पियर, ओके। आप यहाँ पे सिंपल मैथ्स का कैलकुलेशन करके पैरेलल के थ्रू भी करंट की वैल्यू पता कर सकते हो। तो हमने तीनों केसेस के लिए करंट पता कर लिया। एक बार हमने सेपरेटली पता किया, एक बार सीरीज में कनेक्ट करके, एंड थर्ड टाइम पैरेलल में। ओके, सो 14 क्वेश्चन देखते हैं आप।
14 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कंपेयर द पावर, क्वेश्चन नंबर 14 उसमें बोला गया है कंपेयर पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर, मतलब हमें पावर पता करनी है 2 ओम रजिस्टर के थ्रू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, इन मतलब हमें 2 केसेस दिए है, इन ईच ऑफ फॉलोइंग सर्किट्स। तो देखो इसमें ए पार्ट क्या बोल रहा है, 6 वोल्ट बैटरी है जो सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है किसके साथ, सीरीज में कनेक्टेड है 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि 4 वोल्ट बैटरी है जो कहाँ पे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्शन में है विथ 12 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर। तो हमें क्या बोला गया है कि हमें पावर को कंपेयर करना है, बट किसके थ्रू, 2 ओम रेजिस्टर्स के थ्रू है, मतलब ये बाकी बचे हैं रेजिस्टर्स के थ्रू नहीं, सिर्फ 2 ओम रेजिस्टर के थ्रू। तो देखो पहला जब हम सॉल्व करेंगे इसमें ए पार्ट, तो हमें क्या बोला गया है, सीरीज कनेक्शन है। अब सीरीज कनेक्शन में हमने क्या पढ़ा है, सीरीज कनेक्शन में हमने पढ़ा है कि करंट सेम होता है बट वोल्टेज वेरी करता है, राइट। वोल्टेज क्या होता है, वेरी होता है। तो यहाँ पे हम पावर का जो फॉर्मूले हमारे पास लिख लेते हैं, वी आई इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। तो देखो हम ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वोल्टेज तो वेरी होता है, ये भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें भी वोल्टेज वेरी हो रहा है, तो वी की टर्म है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है तो वोल्टेज वेरी होता है, मतलब बच्चा क्या मेरे पास आई स्क्वायर आर। बट देखो मुझे तो करंट दिया नहीं है, इसलिए मुझे पहले करंट पता करना पड़ेगा। तो मैं करंट कैसे पता कर सकती हूँ, ओम्स लॉ से। देखो मैं आपको और डिटेल में समझाती हूँ। क्या दिया गया है कि सीरीज में 2 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है लाइक दिस, ठीक है। तो इनका टोटल वोल्टेज दिया है आपको, टोटल वी दिया है 6 वोल्ट, ओके। एंड क्या दिया है आपको, 2 रेजिस्टर्स की वैल्यू, ये सपोज 1 ओम है, ये 2 ओम है। ये किससे कनेक्टेड है, बैटरी से, जो कि 6 वोल्ट की है, ओके। एंड इसके थ्रू हमें करंट पता करना है। अब क्यों मैंने वोल्टेज की टर्म को लेने से मना किया, क्योंकि पावर के टर्म्स में हम पावर जब कैलकुलेट करना है तो वोल्टेज, अब बोलोगे ये तो वोल्टेज है, ये टोटल वोल्टेज दिया है, इसीलिए हम टोटल करंट पता कर सकते हैं। इससे हम क्या पता कर सकते हैं, टोटल करंट, टोटल करंट पता कर सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे सब टोटल की बात होगी, ठीक है। और ये 2 ओम मतलब क्या हो गया, सेपरेट हो गया, तो इसके थ्रू सिर्फ करंट सेम रहता है, हमारा करंट क्या रहता है, सेम थ्रू आउट द होल सर्किट। यहाँ पे भी आई ही फ्लो होगा, यहाँ पे भी आई ही फ्लो होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, R1 के थ्रू क्या रहेगा, यहाँ पे V1 रहेगा और R2 के अक्रॉस क्या रहेगा, V2 रहेगा। इसीलिए हम पावर के लिए वोल्टेज का फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, ओके। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अब ओम्स लॉ से हम क्या करेंगे, करंट को कैलकुलेट कर लेंगे। करंट इज इक्वल टू वी बाय आर। वी कितना दिया है हमें, 6। आर कितना रहेगा, टोटल आर, राइट। देखो ये सब टोटल की बात चल रही है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, टोटल आर। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होता है, 1 ओम प्लस 2 ओम, सिंपली ऐड ही होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 6/3 इज इक्वल टू ये 1 ये 2। तो हमारा करंट कितना आया, 2 एम्पियर। अब पावर का हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर कितना है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। अब आर की वो वैल्यू लो जिसके थ्रू आपको पावर कैलकुलेट करनी है, दैट इज 2 ओम। तो ये हो गया 2 ओम, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 2, दैट इज 8 वैट। 8 वैट इज द यूनिट ऑफ पावर, राइट। तो अब हम सेकेंड केस के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकेंड केस में क्या बोला गया है आपको, सेकेंड केस में बोला गया है कि 4 वोल्ट बैटरी है जो पैरेलल में कनेक्टेड है विद 12 ओम एंड 2 ओम, ओके। तो एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये देखो कुछ इस तरीके से सर्किट होगा, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 2, राइट, 2 ओम। ये किससे कनेक्टेड है, 4 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, ये प्लस है ये माइनस, और ये कनेक्टेड है 4 वोल्ट से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा I1, यहाँ पे आएगा I2, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है
बट करंट क्या होता है, वेरी होता है, राइट। तो अब हमारे पास पावर के कौन कौन से फॉर्मूले थे, वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर, राइट। और हमें किसके अक्रॉस पता करना है, पावर 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पावर हमें पता करनी है। तो देखो अब ये हम ले सकते हैं क्योंकि वोल्टेज सेम है, तो हमें जो सेम है उससे मतलब है, बट इसके साथ तो करंट है और हमें तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पता करना है, तो ये फॉर्मूला नहीं होगा। अब यहाँ पे आई स्क्वायर आर यूज नहीं करेंगे, जो हमने फर्स्ट केस में यूज किया था वो यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है। तो बचा कौन सा, ये। तो अब देखो यहाँ पे वोल्टेज सेम ही रहता है, तो वोल्टेज तो मुझे क्लियरली दिया है 4 वोल्ट और रेजिस्टेंस भी मुझे पता है कि मुझे 2 ओम्स के अक्रॉस पता करना है, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकती हूँ। P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, वी की वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 16/2, दैट इज 2 1 जा 2 एंड हियर इज 8, राइट। सो दिस विल बी 8 वैट। तो हमने क्या देखा कि दोनों में पावर कंज्यूम क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। जब सीरीज में कनेक्टेड है तो पावर तब भी क्या आ रही थी हमारी 8 वैट। यस, लेट मी चेक, यस हमारा आंसर सही है। जब सीरीज में कनेक्टेड है तब भी पावर की वैल्यू 8 वैट आ रही थी, जब पैरेलल में कनेक्टेड है तब भी पावर की वैल्यू 8 वैट ही आ रही है। ओके, सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है 2 लैम्प्स, 1 रेटेड पावर की वैल्यू दी है, तो हम P1 कंसिडर कर लेते हैं इसको, इज इक्वल्स टू 100 वैट एट V1 इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट एंड अदर, 2 लैम्प दिए ना इसीलिए मैंने पहले P1 V1 कंसिडर कर लिया, एंड अदर, अब दूसरे की वैल्यू दे रहे हैं वो अदर, तो हम क्या करेंगे P2 इज इक्वल्स टू 60 वैट एंड V2 इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्टेड है वो, कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्टेड है दोनों, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, क्या बोला गया है हमें, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम लाइन if supply voltage is 220 वोल्ट। तो हमें क्या बोला गया है, करंट को कैलकुलेट करो, बट कैसे, किसके अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस, क्योंकि यहाँ पे देखो इज ड्रॉन फ्रॉम अ लाइन, मतलब जब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसके अक्रॉस, लाइन के अक्रॉस हमें करंट पता करना है, राइट। मतलब हमें एक बार इसके थ्रू, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, देखो पैरेलल में कनेक्टेड है तो अगेन क्या होता है, करंट वेरी होता है एंड वोल्टेज सेम रहता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अभी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या होता है, करंट वेरी होता है और वोल्टेज सेम रहता है। तो हमें यहाँ पे 2 लैम्प दिए हैं जिसके लिए हमें P1 V1 दिया है एंड क्या दिया है हमें, P2 V2 दिया है, और हमसे बोला गया है व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ लाइन इफ सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। लाइन के थ्रू करंट पता करना है, मतलब हम इसके लिए एक बार I1 पता करेंगे, इसके लिए I2 पता करेंगे और फिर इन दोनों का सम करके हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा यहाँ पे। क्योंकि अगर बोला जाता है कि अक्रॉस फर्स्ट लैम्प और अक्रॉस सेकेंड लैम्प तो हम सिर्फ I1 या I2 की वैल्यू पता करते हैं, पर उन्होंने बोला है व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम लाइन, तो इसीलिए हमें दोनों सेपरेटली कैलकुलेट करके दोनों का एडिशन करके फाइनल आंसर निकालना है। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, पावर के लिए हमें फॉर्मूला पता है VI होता है, अदर फॉर्मूला भी लिख देती हूँ फॉर प्रैक्टिस पर्पज, I स्क्वायर R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। तो हम आज कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर का P इज इक्वल्स टू VI, तो P1 इज इक्वल्स टू V1 I1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल्स टू V2 I2। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो अननोन टर्म है उसको एक साइड लिखना रहता है हमें, तो P1 अपॉन V1 हो जाएगा ये, और I2 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन V2 हो जाएगा। तो I1 की क्या, सॉरी P1 की क्या वैल्यू दी गई है आपको, चेक कर लेते हैं। P1 की वैल्यू दी है आपको 100 एंड वोल्टेज तो हमारा 220 है, तो 100 और 60 वैट है, तो यहाँ पे P1 की वैल्यू है 100
और यहाँ पे P2 की वैल्यू है 60। वोल्टेज दिया आपको 220, यहाँ पे भी आपको वोल्टेज कितना दिया है 220। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.45 एम्पियर। I1 इज इक्वल टू 0.45 एम्पियर आएगा और I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.27 एम्पियर। अब हमने क्या बोला था, I1 प्लस I2 करेंगे, राइट। तो I1 I2 क्या हो जाएगा 0.45 प्लस 0.27, तो इसका सम कितना आ जाएगा 0.73 एम्पियर। तो टोटल इतना करंट पास हो रहा है लाइन के थ्रू। ओके, सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या बोला गया है, विच यूजेस मोर एनर्जी अ 250 watt TV set in 1 hour और 1200 watt toaster in 10 minutes। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको क्या करना है, एनर्जी पूछा है, मतलब एनर्जी मतलब क्या हो जाएगा, हीट। मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो जब हमने पावर के फॉर्मूला लिखे थे, पावर के फॉर्मूला अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये हो गया आपका वी आई इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। ये हो गया आपके पावर के फॉर्मूले। तो हीट के फॉर्मूले में क्या करना है आपको, बस मल्टीप्लाई बाय टी कर देना है, मतलब ये आपके क्या हो जाएगा वी आई टी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी बाय आर, ये हो जाएगा। तो इन जनरल में ऐसा भी लिख सकते हो H इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाइड बाय टी, राइट। ये भी लिखा तो सही रहेगा। तो आज हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो H इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P मल्टीप्लाइड बाय टी। तो देखो हम पहले केस 1 के लिए सॉल्व करेंगे, दैट इज फॉर टोस्टर, ओके सॉरी दैट इज फॉर टीवी एंड सेकेंड इज फॉर टोस्टर। तो फॉर टीवी क्या आ जाएगा, फॉर टीवी आपकी हीट क्या आ जाएगी, यहाँ पे P की वैल्यू क्या है आपकी 250 और टाइम कितना दिया है आपको 1 आवर। 1 आवर मतलब कितना होता है 60 सेकेंड। यहाँ पे आपको कन्वर्जन बता देती हूँ मैं, या नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम, बेटर वे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखो H इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाइड बाय T हमें कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला हमारा आज का फॉर्मूला रहेगा। तो हम एक बार टीवी के लिए कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम टोस्टर के लिए कैलकुलेट करेंगे, राइट। और यहाँ पे हमारा रहेगा रफ वर्क। तो देखो आपको क्या बोला गया है यहाँ पे, H इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में क्या दिया है, P की वैल्यू क्या है फॉर टीवी से 250 वैट। तो टीवी के लिए यहाँ पे P की वैल्यू क्या है 250 एंड मल्टीप्लाइड बाय T क्या बोला है यहाँ पे 1 आवर बोला है, राइट। सॉरी 1 आवर 2 आवर, यस 1 आवर बोला है। तो ये क्या हो जाएगा 1 आवर इज मल्टीप्लाइड बाय 60 दैट इज मिनट्स हो गए, मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड्स। तो ये किस लिए मल्टीप्लाई किया हमने, मिनट्स के लिए मल्टीप्लाई किया और ये सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, दिस मच ऑफ सेकेंड्स। ओके, तो टीवी कितनी देर के लिए चल रहा है 3600 सेकेंड्स के लिए। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 250 मल्टीप्लाइड बाय 3600, राइट। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी H की वैल्यू क्या आएंगी, आपकी H की वैल्यू आएगी यहाँ पे 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ जूल्स। ओके, पहले ही कैलकुलेट कर लिया है मैंने, तो आप भी इसे कैलकुलेट करोगे अपने सिंपल मैथ्स यूज करके, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ जूल्स। अब बात कर लेते हैं टोस्टर के लिए। टोस्टर के लिए आपको हीट क्या दी है, सॉरी पावर क्या दिया है आपको 1200 मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या दिया है 10 मिनट्स, राइट। 10 मिनट्स दिया है अब यहाँ पे आपको, तो 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स से आपको सिर्फ सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 60 कर दोगी, ये किसके लिए सेकंड्स के लिए। तो ये क्या आ जाएगा आपका 600 सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे H इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 1200 मल्टीप्लाइड बाय 600, तो क्या हो जाएगा आपकी हीट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ जूल्स। जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी भी यही वैल्यू आएंगी। तो अब देखो हम अगर कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग वी कैन सी दैट कौन सी वैल्यू बड़ी है, टीवी के लिए वैल्यू बड़ी है हीट की या टोस्टर के लिए बड़ी है।
टीवी की ऑब्वियसली बड़ी है क्योंकि देखो हमने जानबूझ के यहाँ पे पॉइंट लिया बट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सेम रखा, तो इसको तो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चा 9 और 7.2, तो कौन सा बड़ा है? 9 बड़ा है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? विच यूजेस मोर एनर्जी, तो कौन एनर्जी यूज कर रहा है ज़्यादा? टीवी यूजेस मोर एनर्जी, राइट। ऑन कंपेयरिंग हमें यही रिजल्ट मिला कि टीवी क्या कर रहा है? ज़्यादा एनर्जी यूज कर रहा है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या बोला जा रहा है? एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm draws 15 ampere from service mains 2 hours, right? Calculate rate at which heat is developed in the heater. राइट। हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? रेट। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एक एक्चुअली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको पूछा गया। आपको देते समय क्या क्या डेटा गिवन है देखो एक बार लिख लेंगे। गिवन क्या क्या है? रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, दैट इज 8 ohms दिया है। आपको करंट की वैल्यू दी है, दैट इज I इज इक्वल्स टू 15 एम्पियर दिया है, और T की भी वैल्यू दी है, दैट इज T इज इक्वल्स टू 2 hour। और हमसे क्या पूछा गया? कैलकुलेट रेट एट विच हीट इज डेवलप इन द टोस्टर। तो अगर आप नॉर्मली सोचोगे तो क्या लगाओगे आप? ऑब्वियसली हीट का कोई फॉर्मूला लगा दोगे, जैसे VIT लगा दोगे या I²RT लगा दोगे या V²T/R, ये फॉर्मूला लगा दोगे। तो ये आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए ही उन्होंने जानबूझ के T की वैल्यू दी है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कैलकुलेट रेट एट विच, अमाउंट ऑफ हीट नहीं बोला गया, उन्होंने अमाउंट ऑफ हीट नहीं पूछा है, उन्होंने क्या पूछा है? रेट ऑफ हीट पूछा है। तो रेट ऑफ हीट मतलब एक्चुअली उन्होंने क्या पूछा है? पावर। उन्होंने यहाँ पे हीट के टर्म्स में आपको पावर पूछा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने हीट ये वर्ड यूज किया है। एक्चुअली उनको किसकी वैल्यू चाहिए? पावर की वैल्यू चाहिए। अगर ये आपको थोड़ा सा पॉइंट समझ में आ जाए तो अदर देन दिस क्वेश्चन बहुत इजी है। ये T की वैल्यू जानबूझ के दिए, कभी कभी क्वेश्चन में कुछ डेटा जानबूझ के आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए दिया जाता है। जैसे यहाँ पे T की वैल्यू, कोई भी सोचेगा यहाँ पे हीट ये वर्ड आया है, हमें R दिया, I दिया है, T भी दिया है, मैं सिंपली ये I²RT वाला फॉर्मूला लगा के हीट कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट फिर भी आपको आंसर गलत मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट नहीं पूछा है, यहाँ पे रेट ऑफ हीट पूछा है, और रेट ऑफ हीट मतलब होता है पावर। तो इन्होंने यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको पावर पूछा है, नॉट हीट, बस उन्होंने हीट के टर्म्स में पूछा है आपको। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है। बस अभी क्या है, पावर के फॉर्मूले हमारे पास है VI, इसके अलावा हमारे पास है I²R, इसके अलावा हमारे पास है V²/R, और हमें क्या क्या दिया है? R दिया है, I दिया है। तो पावर पता कर लेंगे I²R से। I की वैल्यू क्या दी है उन्होंने हमें? 15, और R की वैल्यू क्या दी है हमें? 8। 15² मल्टीप्लाइड बाय 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1800 जूल्स पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे आप लिख दो लगे तो द इलेक्ट्रिक हीटर प्रोड्यूसेस हीट। अब देखो यहाँ पे हमने जानबूझ के जूल्स पर सेकेंड ये यूनिट लिखा है क्योंकि उन्होंने रेट पूछा, और रेट मतलब क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बार बार रिकॉल करवाई है। जब भी रेट ये वर्ड आएगा, देखो जब भी रेट ये वर्ड आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड आएगा ही, विथ रिस्पेक्ट टू, ये शॉर्ट फॉर्म होता है विथ रिस्पेक्ट टू का। और जब भी विथ रिस्पेक्ट टू आएगा तो जिसके रिस्पेक्ट में है वो क्वांटिटी यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू। जैसे यहाँ पे रेट बोला जाता है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाता है यहाँ पे, तो टाइम कहाँ पे आएगा? नीचे।
तो हम यहाँ पे वैट ये यूनिट लिख सकते थे, पर हमने जानबूझ के क्या लिखा है, जूल्स पर सेकेंड। जूल्स किसकी यूनिट होती है, हीट की भी होती है, तो यहाँ पे इसीलिए हमने ये जूल्स पर सेकेंड लिखा है। तो हमारा आंसर कंप्लीट कर लेते हैं हम यहाँ पे। द इलेक्ट्रिक हीटर प्रोड्यूसेस हीट एट रेट ऑफ 1800 जूल्स पर सेकेंड, मतलब एवरी 1 सेकेंड में वो कितना हीट जनरेट कर रहा है, 1800 जूल्स। ओके, तो ये हुआ इसका आंसर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 18 क्वेश्चन की तरफ। अब देखो 18 इज काइंड ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज टंगस्टन यूज मोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर्स लिख के देती हूँ। क्या बोला है यहाँ पे उन्होंने कि हम टंगस्टन ही यूज क्यों करते हैं, तो यह इसका सबसे मेन रीजन ये है, देखो मैं आपको शॉर्ट में आंसर लिख के दे रही हूँ, आप उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो, मैं आपको मेन आंसर लिख के दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने पूछा व्हाई इज टंगस्टन यूज मोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स, मतलब हम जब भी इलेक्ट्रिक लैम्प्स बनाते हैं टंगस्टन ही फिलामेंट के तौर पे क्यों यूज करते हैं। तो इसका रीजन क्या है, बिकॉज टंगस्टन को क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, टंगस्टन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना है उसका मेल्टिंग पॉइंट, 3380 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए क्या किया जाता है, टंगस्टन को प्रीफर किया जाता है, क्योंकि क्या होता है, बल्ब किस पे चलता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। ये चीज़ मैंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के टाइम पे भी आपको एक्सप्लेन की थी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, बल्ब में हीटिंग इफेक्ट कब होता है, जब करंट फ्लो होने की कोशिश करता है और रेजिस्टेंस उसको रोकता है, तो रेजिस्टेंस गर्म हो जाता है। ये होल प्रोसेस में रेजिस्टेंस बिकम्स हॉट एंड जनरेट्स हीट। अब वो हीट जनरेट करेगा तो बल्ब का जो फिलामेंट है वो माइट बी मेल्ट हो सकता है, और अगर फिलामेंट पिघल गया तो बल्ब तो चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें वहाँ पे क्या करना पड़ता है, फिलामेंट का मटेरियल ऐसा रखना पड़ता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो, मतलब जो ज़्यादा हीट सहन कर सके। तो इसीलिए हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम वहाँ पे टंगस्टन यूज़ करें, क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज 3380 डिग्री सेल्सियस। तो ये हुआ फर्स्ट आंसर। सेकेंड में हमें पूछा गया है, why are conductors of electric heating devices such as bread toaster and electric iron made of an alloy rather than a pure material। तो हमसे पूछा गया है कि जो भी हम डिवाइसेस देखते हैं, जैसे आयरन हो गया, उसके बाद टोस्टर हो गया, तो इन सब में अलॉय ही क्यों यूज होता है, अलॉय ही क्यों यूज होता है, प्योर मेटल यूज क्यों नहीं होता, प्योर मेटल यूज क्यों नहीं होता, वाई अलॉय एंड नॉट प्योर मेटल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, देखो अगेन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही आता है, क्योंकि प्योर मेटल, देखो प्योर मेटल हमें क्या पता है, प्योर मेटल क्या है, प्योर मेटल होते हैं कंडक्टर्स, राइट। और अगर वो कंडक्टर्स है तो वो क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे करंट को, मतलब लेस रेजिस्टेंस, राइट। और अगर लेस रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे लेस हीट जनरेट प्रोड्यूस होगी, लेस हीट प्रोड्यूस होगी, राइट। तो ये तो है प्योर मेटल की बात। पर हमारा आयरन टोस्टर क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे चलता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे चलता है, राइट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कब प्रोड्यूस होता है, जब ज़्यादा हीट हो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अलॉय यूज़ करते हैं, क्योंकि अलॉय का क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। और अगर हाई रेजिस्टेंस रहा दैट मीन्स क्या रहेगा, हाई हीट प्रोडक्शन रहेगी उसकी, हाई हीट प्रोडक्शन। और अगर हीट ज़्यादा रहेगी तो उसका क्या रहेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट ज़्यादा है मतलब टोस्टर अच्छे से काम करेगा, क्योंकि वो किस प्रिंसिपल पे चलता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही चलता है, राइट। तो ये हुआ अपना सिंपल क्वेश्चन। देखते हैं सी क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। सी क्वेश्चन में बोला जा रहा है, वाई सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट। हम सीरीज को डोमेस्टिक, वाई नॉट इन डोमेस्टिक, हम डोमेस्टिक में यूज़ क्यों नहीं करते, डोमेस्टिक सर्किट में
यूज़ क्यों नहीं करते? तो देखो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था जब सीरीज एंड पैरेलल पढ़ाया था, फिर भी देख लेते हैं। सबसे मेन रीज़न सीरीज में क्या होता है कि अगर कोई एक, देखो ये अगर बल्ब कनेक्टेड है, मेरे दो बल्ब कनेक्टेड है, तो अगर एक बल्ब खराब हो गया, ये क्या हो गया, खराब हो गया है, तो दूसरे तक करंट पहुंचेगा ही नहीं। तो क्या इसका रीज़न क्या आ जाएगा? इफ एनी वन अप्लायंस, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? इफ एनी वन अप्लायंसेस बिकम्स फॉल्टी, मतलब ड्यू टू सम रीज़न, मतलब क्या बोल रहे हैं हम कि अगर सपोज कोई एक आधा अप्लायंसेस फॉल्टी हो गया ड्यू टू सम रीज़न एंड stops conducting current, which means current won't flow further. Won't मतलब will not, okay? Current won't flow further. This means other appliances can't work, right? देखो अगर करंट ही फ्लो नहीं होगा तो बाकी अप्लायंसेस कैसे वर्क करेंगे? तो ये इसका मेन रीज़न हो गया। सेकेंड एक और रीज़न देख लेते हैं कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है। सीरीज कनेक्शन हैज़ ओनली वन स्विच। सीरीज कनेक्शन में एक ही स्विच होता है, ये भी हमने पढ़ रखा है जब सीरीज और पैरेलल पढ़ा था। तो अगर एक ही स्विच रहेगा तो इट्स नॉट पॉसिबल टू स्विच ऑन और ऑफ अप्लायंसेस सेपरेटली। मतलब क्या होगा, अगर एक ही स्विच है, देखो मेरा लाइट, फ्रिज, देन टीवी सब एक ही स्विच से कनेक्टेड है, मतलब मेरे पास एक ही बटन है। हमने देखा ना हमारे घर में कितनी सारी बटन्स रहती है, बट मान लो कि मैंने सीरीज कनेक्शन कर दिया और उसमें एक ही बटन है, तो एक बटन ऑन करते बराबर टीवी भी शुरू हो जाएगा, फैन भी शुरू हो जाएगा, एसी भी शुरू हो जाएगा, फ्रिज भी शुरू हो जाएगा। लेट सपोज मुझे टीवी नहीं देखना है, तो अगर मैं टीवी बंद करने की कोशिश करूंगी तो फैन भी बंद हो जाएगा। मतलब अगर टीवी देखना है तो ही ठंडी हवा मिलेगी, अगर टीवी को नहीं देखना है तो आराम से गर्मी में बैठना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, इसीलिए सीरीज कनेक्शन यूज नहीं किया जाता। ये भी वन ऑफ द रीजन है। सो हमने क्या लिखा है, सीरीज कनेक्शन हैज ओनली वन स्विच, ये वन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो हैज ओनली वन स्विच, लेट मी डू दी करेक्शन हियर, ये मिटा के मैं ठीक से ही लिख देती हूँ आपको। यहाँ पे हैज़ ओनली वन स्विच, इट्स नॉट पॉसिबल, तो हम आगे क्या लिख रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल टू स्विच ऑन और ऑफ अप्लायंसेस सेपरेटली। ओके, तो हम उसको सेपरेटली नहीं कर सकते। और तीसरा हमें पता है सीरीज में क्या रहता है, सीरीज में करंट सेम होता है बट वोल्टेज क्या रहता है, वेरी होता है। सो वोल्टेज क्या होगा, सारे अप्लायंसेस के अक्रॉस वोल्टेज वेरी करेगा। वोल्टेज वेरीज अक्रॉस ऑल अप्लायंसेस। सो ये तो अच्छी बात नहीं रहेगी, ठीक है। इन कुछ रीजंस के वजह से हम घर में सीरीज कनेक्शन यूज नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, दैट इज डी क्वेश्चन आई गेस। हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विथ इट्स एरिया एंड क्रॉस सेक्शन। तो उन्होंने रिलेशन पूछा है, रिलेशन बिटवीन क्या पूछा है उन्होंने, रेजिस्टेंस एंड एरिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इज R is equals to rho L by A. From this we can say R is inversely proportional to inversely proportional to area, that is 1 upon A, which means
which means if resistance increases एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा इफ रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एरिया इंक्रीजेस। तो यही तो उन्होंने पूछा है कि क्या होगा, हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी, वायर का रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा अगर मैं उसका एरिया चेंज करता हूँ। तो अगर आप एरिया को कम करोगे, एरिया को छोटा करोगे तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर आप एरिया को बड़ा करोगे तो मेरा रेजिस्टेंस कम होगा, दैट इज डिक्रीज होगा, राइट। व्हेन यू डिक्रीज द एरिया रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, व्हेन यू इंक्रीज द एरिया रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ई। क्या पूछा गया है, व्हाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, राइट। यही क्वेश्चन है हमारा। क्या बोला गया है हमें, कॉपर और एल्यूमिनियम को ही क्यों यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए। तो इसका सिंपल सा आंसर बनता है कॉपर एंड वायर, सॉरी कॉपर एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम are good conductors of electricity, are good conductors of electricity, which means उनका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम रहेगा। हमें तो यही चाहिए, देखो मुझे अगर करंट को ट्रांसफर करना है तो मैं तो यही चाहूंगी ना कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा करंट ट्रांसफर हो, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट किस में ट्रांसफर होगा, ऐसे मटेरियल में जिसका रेजिस्टेंस कम है। तो हम वही लिख रहे हैं, विच मीन्स कॉपर एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम is have copper and aluminium having low resistances, having low resistance, and अगर रेजिस्टेंस कम है तो रेजिस्टिविटी भी कम रहेगी। कैसे, क्योंकि रेजिस्टेंस किसके लिए मैंने बताया था, अगर ये पूरा वायर है तो रेजिस्टेंस ये सबके लिए होता है, और रेजिस्टिविटी 1 मीटर, राइट। उसी वायर के एक टुकड़े में कितना रेजिस्टेंस है इसका मेजरमेंट मतलब हो जाता है रेजिस्टिविटी। ये जब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ा है उस लेक्चर में आपको क्लियरली समझा है, उसमें ज़्यादा डिटेल में पॉइंट डिस्कस हुआ है, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो ये समझने के लिए। अभी फिलहाल हमारा आंसर कि कॉपर और एल्यूमिनियम ही हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंज्यूम करते हैं। और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं करंट को ही ट्रांसफ़र करूँ तो मैं ऐसा चाहूँगी कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा करंट ट्रांसफ़र हो, और दैट मीन्स अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा करंट ट्रांसफ़र करना है तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, मुझे ऐसा मटेरियल लेना पड़ेगा जिसका रेजिस्टेंस कम हो। तो कौन सी चीज़ का रेजिस्टेंस कम है यहाँ पे, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, इसीलिए मैं एल्यूमिनियम एंड कॉपर को प्रेफर करती हूँ। ओके, सो ये हुए हमारे सॉल्यूशंस ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। सो आई होप आपको सारे आंसर्स समझ में आए हैं, आपको सारे कंसेप्ट्स भी समझ में आए हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वाइंड अप कर रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फ्रॉम क्लास 10 खत्म हो रहा है। ओके, सो आपको ये चैप्टर में कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्लास 10। Till then, thank you and bye.